हाँ तो बच्चों कल हम लोगों ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स तक पढ़ा था, रिवीजन किया था सेल चैप्टर का। ठीक, तो आज देखिए ये सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल्स का। ठीक है ना, ये सेंट्रियोल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो राइबोसोम तक कल हम लोग पढ़ चुके थे कि राइबोसोम की 30 सब यूनिट होती है और ये 50 सब यूनिट होती है। और राइबोसोम में 2 अनइक्वल सब यूनिट्स होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक, लार्जर डोम शेप्ड होता है, ये जो लार्जर यूनिट है ये डोम की तरीके होती है, स्मॉलर जो है ऑब्लेट इलिप्सॉइड शेप होती है। तो लार्जर सब यूनिट में जो है प्रोट्यूबरेंस होता है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से। प्रोट्यूबरेंस मतलब एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, एक रिज होता है, ये रिज है। ठीक, और एक ये वैली होती है यानी घाटी टाइप की होती है। ठीक, स्मॉलर सब यूनिट में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लेफ्ट होता है और ये इसका हेड कहलाता है। ठीक, और ये इसका बेस कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पार्ट थे, 70s 30s और 50s में टूटता है और 80s 40s और 60s में टूटता है। ठीक, तो सेंट्रियोल्स के बारे में बात करेंगे। सेंट्रियोल्स एक सब माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेनलेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ लेंथ जो होती है सेंट्रियोल की वो 500 नैनोमीटर होती है और डायमीटर 150 नैनोमीटर के आसपास, 150 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक, पहली बार बेंडेन नाम के साइंटिस्ट ने इसको सीन किया था। क्लियर साइटोप्लाज्म जो सेंट्रियोल के आसपास होता है उसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं या काइनोप्लाज्म कहते हैं। सेंट्रियोल्स कॉमनली इनको डिप्लोसोम्स बोला जाता है। टी बॉवेरी नाम के साइंटिस्ट ने सेंट्रोसोम को टर्म को क्वाइन किया था, है ना। और सेंट्रियोल्स जो है यूजुअली आपके मतलब सेंट्रोसोम जो बोला गया, सेंट्रोसोम या सेंटर अपार्टस फॉर सेंट्रियोल्स बोला गया। तो सेंट्रियोल्स यूजुअली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, अमीबा में वो भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो सेंट्रियोल्स की अगर बात की जाए तो सेंट्रियोल्स आपका हायर प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं। हालांकि सेंट्रियोल जो है उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे फ्लैजलेट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की। बहुत सारे ग्रीन एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, साइकैड्स, ठीक, यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो है 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर फिब्रिल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ठीक, और सेंट्रल पार्ट इनमें एब्सेंट होता है यानी 9+0 का अरेंजमेंट होता है। साइज, अगर साइज की बात की जाए तो पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइबर का 25 नैनोमीटर होता है। ठीक, और 3 सब फिब्रिल्स होते हैं, CBA। ठीक, तो आप ये देख रहे हैं CBA। ठीक, 3 सब फिब्रिल्स हैं। A स्फेरिकल है, ट्यूबुलर शेप्ड है, वहीं पे B और C जो है C शेप, B और C का C शेप्ड है। ठीक, और आप देखेंगे कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। लिंकर होता है जैसे यहाँ पे CA लिंकर है। ठीक है ना, तो लिंकर की बात करें तो 2 पेरिफेरल ट्रिपलेट फिब्रिल्स जो होते हैं। ठीक, सेंट्रल पार्ट में प्रोटीनेशियस हब होता है, इसका डायमीटर 2.5 नैनोमीटर होता है। 9 रेडियल स्पोक्स अराइज होती है हब से और हर स्पोक का टिप इसमें थिकनिंग X होती है। ठीक, X थिकनिंग होती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये एलोंगेटेड पार्ट जो होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं, शाफ्ट बोलते हैं उसको। ठीक, और इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर होता है। एक्सोनीम इसमें मेन पार्ट होता है, सीलिया की लेंथ 2 से 10 माइक्रोमीटर होती है और 150 माइक्रोमीटर फ्लैजिला में होता है। सीलिया और फ्लैजिला 9+2 अरेंजमेंट ट्यूब्यूल्स का शो करते हैं। 9 पेरिफेरल डबलेट फिब्रिल्स टिल्ट किए जाते हैं 10 डिग्री पे। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि सीलिया फ्लैजिला डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और
फंक्शन में। यहाँ पे बात की जाए तो सीलिया, फ्लैजेला, रेड एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, एंजियोस्पर्म स्पाइनस, ठीक है ना, और आपका आर्थ्रोपोड्स इन सब में एब्सेंट होते हैं। सीलिया, फ्लैजेला पावर स्ट्रोक परफॉर्म करते हैं। लोकोमोशन के लिए हम इनको देखते हैं, ठीक है ना, तो लोकोमोशन में इनका रोल प्ले होता है। ठीक, अब सीलिया और फ्लैजेला में क्या अंतर होता है वो देख लेते हैं। सीलिया, फ्लैजेला में तो देखिए सीलिया जो होता है वो 3000 से 14000 के आसपास होती है नंबर ऑफ सीलिया। फ्लैजेला जो होती है वो 1:4, यानी एक सेल में एक फ्लैजेला से लेकर 4 फ्लैजेला तक हो सकती है। लेंथ की बात करें तो 2 से 10 माइक्रोमीटर होता है लेंथ। यहाँ पे बात करें तो 150 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ पे पार्ट ऑफ ऑर्गन और बॉडी पाया जाता है। ये एक एंड ऑफ ऑर्गन बॉडी तक पाया जाता है। कोऑर्डिनेट मैनर में बीट करते हैं, सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। ये पेंडुलर मूवमेंट शो करते हैं और ये अंडुलेटरी मोशन शो करते हैं। सीलिया की बात करें तो सीलिया लोकोमोशन, एरेशन, फीडिंग, सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं। फ्लैजेला की बात करें तो ये लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब बात आती है माइक्रो बॉडीज़ की। तो माइक्रो बॉडीज़ क्या है? स्मॉलेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं अदर देन दोज ऑफ रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन के अलावा जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे माइक्रो बॉडीज़ आपकी पार्टिसिपेट करती है। ठीक, तो पर्नर के द्वारा डिस्कवर्ड हुआ, ये SER से ओरिजिनेट हुआ। ये कॉटिलीडन में एबंडेंट होते हैं, एंडोस्पर्म ऑफ ऑयली सीड्स। ठीक, ग्लाइकोजिसोम सबसे लार्जेस्ट माइक्रो बॉडी होते हैं जो कि जर्मिनेटिंग कैस्टर बीन सीड्स के एंडोस्पर्म से ऑब्जर्व हुए। न्यूरोस्पोरा में कॉमन है, जर्मिनेटिंग ऑयली सीड्स ऑफ कैस्टर, ग्राउंडनट एंड ककम्बर्स। साइट्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजिलेट साइकिल। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है यहाँ पे और ग्लाइकोजिलेट साइकिल भी होती है। ठीक, लोमाजोम ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में पाए जाते हैं और डिस्कवर्ड किए गए थे मूरे एंड मैक्लियर फंजाई के द्वारा। सेल प्रोलिफरेशन और एलोंगेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ये नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटीन फाइबर्स हैं और फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्टिव नेटवर्क फॉर्म करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक, तो ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में RBC, स्लाइम मोड्स एंड अमीबा। ठीक, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूब्यूल्स होते हैं। डायमीटर की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमीटर 25 नैनोमीटर और इसमें 15 नैनोमीटर कोर होता है। तो इस तरीके से कोर होता है और ये 2 प्रकार के प्रोटीन से बनता है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है हमारे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस देखिए सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा देखा गया था। RBC ऑफ सैल्मन फिश है ना, RBC ऑफ सैल्मन फिश। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था ऑर्किड रूट सेल में। हेमरलिंग ने ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे जिसमें हम न्यूक्लियस के एक्सचेंज को देखते हैं एसिटाबुलारिया में। अगर बात की जाए तो सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है मगर मैच्योर मैमेलियन इरेथ्रोसाइट्स में नहीं पाया जाता। यानी शुरुआत जब ओरिजिन होता है इरेथ्रोसाइट का, तब तो उसमें न्यूक्लियस होता है मगर उसके बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। दूसरा, मैच्योर सीव ट्यूब ऑफ हायर प्लांट में भी नहीं पाया जाता। सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं वहाँ पे भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी डिफ्यूज न्यूक्लियस पाया जाता है, इनसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है मगर पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है। इस कंडीशन को हम सिंसाइटियम कहते हैं, यानी कई सारे सेल्स के फ्यूजन की वजह से अगर इस तरह कंडीशन देखने को मिलती है तो उसको हम सिंसाइटियम कहते हैं, जैसे एस्कैरिस और कॉइनोसाइटिक, यानी रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन की वजह होता है विदाउट साइटोकाइनेसिस। शेप एंड साइज की बात करें तो साइज न्यूक्लियस का 5 से 25 माइक्रोन होता है।
न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सेल पे, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रोटीन पे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल पे। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक रेशियो होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक रेशियो होता है जिसको बोलते हैं VN/VC माइनस VN, ठीक है ना, VN/VC माइनस VN, ठीक। तो ये एक रेशियो होता है, ठीक। इसके बाद तो इस तरीके से देखिए ये एक रेशियो है VN/VC माइनस VN। ये लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल है, यूजुअली स्फेरिकल शेप है, ओवल भी हो सकता है न्यूक्लियस हमारा, एलिप्टिकल भी हो सकता है और डिस्क शेप भी हो सकता है, ठीक, और डिस्क शेप भी हो सकता है, ठीक। अब देखिए ये न्यूक्लियस का आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अंदर ये न्यूक्लियोलस है जिसको हम देख रहे हैं, ये दिस इज योर न्यूक्लियोलस, ये क्रोमोसेंटर है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं काफ़ी देर से। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें जो आपका क्रोमेटिन नेटवर्क है, इसमें यू क्रोमेटिन भी है और ये हीट्रोक्रोमेटिन भी है, ठीक है ना। तो लाइट स्ट्रेंड जो होता है ये लाइट कलर वाला जो है ये यू क्रोमेटिन है और जो डार्क कलर वाला है डार्क स्ट्रेंड है वो हीट्रोक्रोमेटिन है। दोनों मिलकर क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इधर देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है और ये जो बीच में स्पेस चल रही है, ये बीच में स्पेस जो आप देख रहे हैं ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और ये बीच में जो खाली आप ग्राउंड मटेरियल देख रहे हैं दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये क्रोमोसेंटर है, ये कैरियोसोम है यानी फॉल्स न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक। तो कुल मिला के इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें, न्यूक्लियस दो एनवलप्स के द्वारा बाउंडेड है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। हर मेम्ब्रेन की डायमीटर 60 एंगस्ट्रॉम से 90 एंगस्ट्रॉम है, 100 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम की पेरी न्यूक्लियर स्पेस है दोनों मेम्ब्रेन्स में। राइबोसोम्स जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक। और दो प्रकार के पोर्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पोर है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोलिम्फ भी कहते हैं जो कि स्ट्रासबर्गर ने नाम दिया था। एक जेली लाइक फ्लूइड है, इसका pH 7.4 है। रिजर्वायर जो है ये न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए आरएनए सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं। इसका पेरीफेरल पार्ट जो है वो डेंस जेली लाइक है। फाइब्रस पार्ट जो है बिलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको फाइब्रस लैमिना और न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क की बात करें तो ये डीएनपी से बना होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से। यहाँ क्रोमेटिन टर्म जो है वाल्दर फ्लेमिंग ने इसको पॉइंट किया था, ठीक। और ये आपका यू क्रोमेटिन की बात करें तो लाइट स्ट्रेंड फाइब्रस अनकॉइल्ड ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए है जिससे हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है। हीट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो ये डार्क स्ट्रेंड है, टाइटली कॉइल्ड, ग्रेन्युलर, ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव है, ठीक। तो देखिए यू क्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन में अंतर देख लेते हैं। यू क्रोमेटिन जो है ये लाइट स्ट्रेंड है और हीट्रोक्रोमेटिन डार्क स्ट्रेंड है। यू क्रोमेटिन फाइब्रस है और हीट्रोक्रोमेटिन ग्रेन्युलर है। इसका डायमीटर 10 से 30 नैनोमीटर है, हीट्रोक्रोमेटिन का डायमीटर 100 नैनोमीटर है। यू क्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स होते हैं और हीट्रोक्रोमेटिन में एक्टिव जीन्स नहीं होते हैं। क्रॉसिंग ओवर काफ़ी कॉमन है और ये क्रॉसिंग ओवर को इनहिबिट करता है, ठीक। न्यूक्लियोलस की बात करें तो इसको फोंटाना ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक। बाउमेन ने ये टर्म पॉइंट किया था। ये एब्सेंट होता है आरबीसी में, स्पर्म में, ईस्ट में और मसल फाइबर्स में, यंग एम्ब्रियो सेल्स और प्रोकैरियोट्स में। लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस का 35% और ये मेम्ब्रेन लेस होता है। ये डेंस है, डीएनए फ्री सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। यूजुअली 1 to 4 न्यूक्लियोलाई इसमें न्यूक्लियस ऑफ डिप्लॉइड सेल में पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोलस इसमें पाया जाता है, ठीक। तो न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा। ये पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, ये इंटर न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है, इसको बोलते हैं पैड्स अमॉर्फा, इसको बोलते हैं पैड्स ग्रेन्युलोसा। ये जो ग्रेन्यूल लाइक दाने लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है फाइबर लाइक बोलते हैं पैड्स फाइब्रोसा। तो पैड्स क्रोमोजोमा जो है हमारा इसमें दो पार्ट आते हैं। एक आता है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ये है पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ये आउटर वाला। और एक आता है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन यानी अंदर जो पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन जो एम्बेडेड है न्यूक्लियोलाई किसको बोलते हैं। तो पैड्स एमॉर्फस होता है और पैड्स ग्रेन्युलोसा यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। फाइब्रोसा में फाइबर्स के साइज होते हैं जो 50 से 80 एंगस्ट्रॉम तक होते हैं
और कहा तो ये भी जाता है कि ये जो ग्रेन्यूल्स बनाए जा रहे हैं ये फाइबर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस के फंक्शन की अगर बात करें तो ये आरआरएनए की सिंथेसिस की साइट है और राइबोसोम सिंथेसाइज करता है, इसको राइबोसोम फैक्ट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के आसपास और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन से कनेक्टेड होता है क्रोमैटिन के। एनओआर जो है आपका न्यूक्लियोलस को सेल डिवीजन के एंड पे सिंथेसाइज करता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो ट्रू न्यूक्लियोलस को हम कहते हैं प्लाज्मोसोम। क्या कहते हैं? प्लाज्मोसोम। ठीक, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? देखिए सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें डीएनए मॉलिक्यूल में तो न्यूक्लियस के द्वारा ही डॉटर सेल्स को पास होती है। न्यूक्लियस सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, एंजाइम्स की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। सारा वेरिएशन जो होता है जेनेटिक मटेरियल चेंजेस जो होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा होते हैं। सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक, तो यही इसका और बताया था कि जो न्यूक्लियोलस का ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कैल्शियम आयंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो 10% आरआरएनए होता है, 5% डीएनए होता है, 85% नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक, अब बात आती है क्रोमोसोम की। तो क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हॉफमिस्टर। पॉलन मदर सेल्स ऑफ ट्राडेसेंटिया में इन्होंने डिस्कवर किया। स्ट्रासबर्गर ने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम को टर्म जो था वो वाल्डेयर ने दिया था। एक्चुअली फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करते हैं। साइज की बात करें तो क्रोमोसोम 0.5 to 30 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं, 0.2 to 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। प्लांट्स में जनरली लार्जर क्रोमोसोम्स होते हैं एनिमल से, और प्लांट में मोनोकॉट्स में ज़्यादा बड़े क्रोमोसोम होते हैं डाइकॉट्स से। ठीक, सेल डिवीजन के दौरान डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन नेटवर्क का, जिसकी वजह से क्रोमैटिन आपका क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम में 2 थ्रेड्स होते हैं क्रोमैटिड्स के जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक, उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो सेंट्रोमेयर आपका मिडिल में पाया जाता है। एनाफेज क्रोमोसोम वी शेप में पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन सब सेंट्रल है। एनाफेजिक स्टेजेस जो है एल शेप है। एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो सेंट्रोमेयर की पोजीशन सब टर्मिनल है। एनाफेजिक स्टेज जे शेप्ड है। टेलोसेंट्रिक की बात की जाए तो सेंट्रोमेयर टर्मिनल है। एनाफेजिक स्टेज आई शेप्ड है। ठीक, तो सैटेलाइट और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो देखिए ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है और ये सेंट्रोमेयर है। ठीक, तो मेटाफेज स्टेज बेस्ट स्टेज होती है साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी एटसेट्रा ऑफ क्रोमोसोम के लिए। ठीक, तो इसी हिसाब से हमारा जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल अंतिम छोर पे है ना। क्रोमोसोम के बाद आपका कुछ भी खास ऐसा नहीं बचता है। ठीक है, हाँ, इसमें एक देखिए ये वाला क्रोमोसोम आप देख लीजिए कि ये आपका एक देखिए ये, हाँ वेरी गुड, ये क्रोमोसोम आप देखिए ज़रा कि ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है। ये कुछ इस प्रकार का क्रोमोसोम है। ये परमानेंट डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस में पाया जाता है। इसका साइज 5.9 मिलीमीटर होता है। अगर इसकी बात करें, एक्सेस की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए और प्रोटीन के मैट्रिक्स से बनता है। इस तरीके से देखिए ये डीएनए फिलामेंट है, ये आरएनए प्रोटीन है, लेटरल लूप्स हैं और ये क्रोमेटिड्स हैं। ठीक, तो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होता है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम बल्बियानी ने डिस्कवर किया था। ये सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा ऑफ डिप्टेरियन इंसेक्ट में पाया जाता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को कोलार एंड कालिंग ने किया था। ये मालफीजियन ट्यूब्यूल्स, एंडोस्पर्म, एंटीपोडल सेल्स, सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला में पाया जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोमल पफ होता है जिसको हम बल्बियानी रिंग कहते हैं। ये बल्बियानी रिंग है। ये यहाँ पे नॉब होता है, यहाँ डार्क बैंड्स होते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो 2000 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ये परमानेंट प्रोफेज स्टेज में पाए जाते हैं और ये काफ़ी विशालकाय हो जाते हैं एंडोमाइटोसिस और एंडोडुप्लीकेशन की वजह से, और इनमें लार्ज स्वेलिंग भी पाई जाती है जिनको हम पफ्स कहते हैं। ये बल्बियानी रिंग से ये पफ्स कहलाता है। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप क्या है? देखिए कैरियोटाइप जो है
एक प्रकार से आपका पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम सारे फीचर्स इसमें आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, रिलेटिव साइज, सेंट्रोमेयर का पोजीशन, ठीक, लेंथ ऑफ आर्म, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेटेलाइट्स। तो कैरियोटाइप ऑफ स्पीशीज जो है ये क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है जिसमें आपको सारे एस्पेक्ट जो क्रोमोसोम के हैं, यानी उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, साइज क्या है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्या है, लेंथ ऑफ आर्म क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, इन सब के बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। तो जो टेक्निक्स आपकी कैरियोटिपिंग में यूज़ करी जाती है इसको बोलते हैं बेंडिंग टेक्निक। बेंडिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि कहाँ डीएनए रिपीट कर रहा है। तो डीएनए को हम अलग डाई से स्टेन करते हैं, तो जैसे क्यू बाइंडिंग है तो क्वानक्राइन मस्टर्ड से स्टेनिंग होगी, जी बेंडिंग है तो जीएमसा स्टेनिंग होगी, आर बेंडिंग है तो रिवर्स ऑफ जीएमसा होगी, ठीक, सी बेंडिंग है तो आपका यहाँ पे सेंट्रिक एरिया में स्टेनिंग होगी, टी बेंडिंग है तो टेलोमेरिक रीजन को हम स्टेन करेंगे, एन बेंडिंग है तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन को स्टेन करेंगे, और एफ बेंडिंग है तो फ्यूजन डाई को स्टेन करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप, ठीक। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न पढ़ेंगे, ठीक है। और आज की आपकी क्लास खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।